Okay, so again, welcome to all the dear students present in our lab, Basic Electrical and Electronics Engineering Lab offered by the Electrical Engineering Department of MITS Gwalior. And till now, we have covered the experiment, total 9 experiments we have covered, starting from the experiment number 1 to experiment number 9. These parts has been covered. And now in today's lab, we will perform the experiment number 10, which is the to determine the volt ampere characteristics of diode in forward bias and the reverse bias. So the thing is, what we are required to do in our today's lab is the to determine the VI characteristics, volt ampere characteristics. ये characteristics हमको finally plot करनी है, जिसको हमें show करना होगा किस एलिमेंट के लिए, डायोड के लिए, दो मोड में, फॉरवर्ड बायस मोड में और रिवर्स बायस मोड में। तो अगर हम इसको पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं आज के एक्सपेरिमेंट को, तो सबसे पहले कहता है हमें डायोड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि व्हाट इज अ डायोड। और डायोड की अगर हम बात करें तो वी ऑल नो दैट डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस which is made up of a p-type semiconductor and n-type semiconductor. So today's lab, in the theoretical part, in the explanation part, I will explain first about the diode. Even I will start my lab, or we can say the class, with the टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। उससे हम देखते हैं किस तरह से डायोड बनता है, फिर डायोड किस तरह से फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है और किस तरह से रिवर्स बायस में वर्क करता है, और फिर हम उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करेंगे। तो इस तरह से हमें आज के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द सेमी कंडक्टर? एनीवन हैविंग एनी आइडिया अबाउट द सेमी कंडक्टर? व्हाट इज सेमी कंडक्टर? कुछ पता है आपको about the semiconductor? Any idea about semiconductor? Anyone? Any student in the class? No idea about semiconductor? Yes. ओके, कुछ बोलना चाह रहे थे आप, लेकिन आपकी वॉइस फिर से प्रॉपर नहीं आई, तो मैं बताता हूँ। सेमीकंडक्टर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी, जिनमें कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी भी होती है। या फिर ये कहे कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में द अर्ज ने लिखा है द मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, लेट मी सी व्हाट ही हैज रिटन। द मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन स्पेशल कंडीशन। वेरी गुड। जो ऐसे मटेरियल जो स्पेशल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उन्हीं को हम सेमी कंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। वही मैं अदर वर्ड्स में बोल रहा था कि कुछ ऐसे मटेरियल जिनमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, कि नॉर्मल बिहेवियर में वो एज ए इंसुलेटर वर्क करेंगे, करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे, और स्पेशल कंडीशन में, सम स्पेसिफिक कंडीशन में वो एज ए कंडक्टर वर्क करेंगे और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। So that is why it is mentioned here. The semiconductors, the semiconductor is an element with electrical property between the conductors and the insulator. The best semiconductor have 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कहता है सिलिकॉन हमारे पास हो गया और जर्मेनियम, हमारे दो एग्जाम्पल है, मोस्टली हम इन्हीं को यूज करते हैं। एंड द मोस्ट पॉपुलर इज सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अगर हम इसको देखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 14, and 14 can be written as 284, and 4 means the outermost cell will have the 4 electrons. Then this is the silicon. तो सिलिकॉन के न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट सेल बन करके आएगा, फर्स्ट सेल विल हैव द 2 इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन द सेकंड सेल विल हैव द 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करे, 1 2 3 4 5 6 7 8, these are the 8 electrons. Now the third cell has the 4 electrons. These are the 4 electrons, 1 2 3 and 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो किसी भी एटम की, किसी भी मटेरियल के जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। ये थर्ड सेल इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और क्योंकि ये थर्ड सेल जो है इसकी आउटर मोस्ट सेल है, इसलिए इसको हम वैलेंस सेल का नाम भी देते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ वैलेंस सेल। नाउ कम टू द एनर्जी बैंड। बहुत सिंपल है। एनर्जी बैंड की अगर बात करें तो एनर्जी बैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द एनर्जी इन द वाई डायरेक्शन एंड विद द एक्स एक्सिस टेकिंग इन द रेफरेंस। तो वैलेंस बैंड, जो वैलेंस सेल हमारे पास जो थी, यहाँ पे क्या थी, दिस वाज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये अभी बाउंडेड है, ये इसी सर्किल में अपने पाथ को कंप्लीट करेंगे। और इनको फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। अगर वो यहाँ से फ्री हो गए तो वे फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर ये इसके अराउंड मूव नहीं करेंगे और अपना पाथ खुद चूज कर सकते हैं इन्हें कहाँ पर फ्लो करना है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के नियर बाई होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, वो न्यूक्लियस के साथ एक का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। फिर थोड़ा सा दूर गए, अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हुआ। फिर लास्ट मोस्ट जो सेल होगी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में है, वो सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स के साथ यहाँ पर बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। सबसे ज़्यादा चांसेस इस बात का होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, बन सकते हैं, यदि इनको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए यहाँ से बाहर जाने के लिए। तो इन्हीं कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया गया। तो दिस इज द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कहता है कि वैलेंस बैंड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि अभी न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं। उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को मैंने जिस एनर्जी की बात करी कि जो एनर्जी इनको मिल जाए तो ये मूव करके कंडक्ट फ्री हो सकते हैं, तो ये होगी, दिस एनर्जी इज नोन एज द गैप एनर्जी Eg। इफ दिस इलेक्ट्रॉन विल हैव एनर्जी Eg, तो फिर ये मूव करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड चला जाएगा। कई बार लोग होते हैं जो इनके अंदर बहुत कुछ परफॉर्म करने की क्षमता होती है, लेकिन किसी वजह से, किसी रीजंस की वजह से वो बंधे हुए होते हैं। अगर उनके पास वो स्टेज पहुंच जाए एनर्जी की, वो स्टेज की, लगता है नहीं अब मैं कर सकता हूँ, तो उनके बाद उसके बाद उनका परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। मतलब वही अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ बंधे हुए वैलेंस बैंड में, लेकिन इनको अगर बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी Eg एनर्जी मिली तो ये मूव कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में। अब इन सब चीज़ों के नाम यहाँ लिख दिए गए। Cb इज द कंडक्शन बैंड, Vb इज द वैलेंस बैंड, Eg इज द गैप एनर्जी। Eg की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसुलेटर के लिए आप देखिए एनर्जी कितनी हाई है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जबकि अगर कंडक्टर के लिए बात करें तो ये एनर्जी कितनी है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कंडक्टर में जो जो जिसमें करंट इजीली फ्लो होता है उसमें ये गैप होता ही नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें सारे इलेक्ट्रॉन फ्री है, किसी में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं है, दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर, दैट इज वाई द इजीली दे कैन इजीली कंडक्ट। और उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल देखें, तो सेमी कंडक्टर मटेरियल में जो आपको मिलेगा वहाँ पे थोड़ी सी Eg की वैल्यू, मतलब सेमीकंडक्टर्स को थोड़ी गैप एनर्जी चाहिए होगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी, 1.12 या 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे ये कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे और इजीली मूव करके कंडक्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर इंसुलेटर को देखें तो इंसुलेटर की कैटेगरी का जो एग्जाम्पल लिया गया है वो उनकी एवरेज एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब इतनी हाई एनर्जी चाहिए, तो इतनी हाई हाई एनर्जी उनको मिल नहीं पाती है। जैसे हम एयर की बात करें तो एयर के थ्रू करंट का फ्लो नहीं होता है, या वुड की बात करें, रबर की बात करें, इनके थ्रू करंट का फ्लो नहीं होता। लेकिन जब आप बहुत हाई वोल्टेज किसी रबर मटेरियल के अक्रॉस अगर आप हाई वोल्टेज अप्लाई कर दो तो वो रबर भी मेल्ट कर जाती है, क्योंकि उस हाई वोल्टेज की वजह से हो सकता है कि वो उनके पार्टिकल्स जो है वो आयनाइज हो और वो मेल्ट करें और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाए। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हाट आर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? कहता है किसी भी सेमीकंडक्टर का जो प्योर फॉर्म होगा वो क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। और जब हम उसमें इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो थोड़ा मैं लिख के बताना चाहूँगा, तो आप लोग को वैसे थोड़ा सा पढ़ा भी होगा आप लोगों ने पहले, लेकिन मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगा तो अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं आपके पास सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के लिए अगर मैं कैटेगरी ड्रॉ करूँ, semiconductor has two parts. First is the intrinsic, in INTIN से रहता है, intrinsic semiconductor, and the second one is extrinsic semiconductor। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, दीज आर द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। और इसमें क्या होता है, इम्प्योर, इसमें इम्प्योरिटी को मिस कर दिया जाता है। अब सेमीकंडक्टर का जो मैंने एग्जांपल लिया वो सिलिकॉन का एग्जांपल लिया, ठीक है। सिलिकॉन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। बाकी हमने छोड़ दिए क्योंकि वो अपने कंप्लीट है अपने पार्ट पर, 2 और 8। तो मैंने कहा आउटर मोस्ट सेल को यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। कहता है सिलिकॉन का आपने दूसरा एटम लिया, इस दूसरे एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 एंड 4।
यहाँ पर आपने एक और सिलिकॉन एटम लिया, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसके पास भी 1 2 3 and 4, 4 electrons. Then we can take a silicon here, सिलिकॉन एटम, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 and 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एक यहाँ पर सिलिकॉन ले लेता हूँ, इस तरह से जितने भी सिलिकॉन है उन सबके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे। कैसे, कहता है कि इस वाले सिलिकॉन को अगर देखें, इसने यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इसने यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनाया, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनाया, और एक कोवलेंट बॉन्ड कहीं यहाँ पे बनाया, कोई ऊपर सिलिकॉन होगा। उसी तरह से इस वाले ने यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इसने यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड। तो जितने भी सिलिकॉन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे कोवलेंट बॉन्डिंग क्रिएट करते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ में, और अपने जो जो पार्ट है, जो उनके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते जा रहे हैं। अगर मैं इस वाले सिलिकॉन का एग्जांपल लूँ, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ दिस सिलिकॉन मटेरियल, मैं देन इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, ये इलेक्ट्रॉन पहले से था, ये इलेक्ट्रॉन पहले से था, ये इलेक्ट्रॉन पहले से था। फिर एक इसमें आपने दूसरे एटम से ले लिया, ये वाला आपने कहीं और से ले लिया, ये किसी दूसरे से मिल गया, और ये कहीं और से मिल गया। अगर मैं इनको काउंट करूँ, 2 2 2 2 2 4 8, देन इट विल बिकम 8। इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही इनका स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, तो कहते हैं कि ये जो एक्चुअल जो सिलिकॉन मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, वो कुछ इस तरह का सिलिकॉन मटेरियल अवेलेबल होगा, और जिसमें नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखें तो आपको कोई भी नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखें तो आपको कोई भी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई पड़ रहा है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए, कहीं भी एक दूसरे से मूव नहीं कर सकते। तो नॉर्मल कंडीशन, दिस आर द प्योर सिलिकॉन, मैं लिख देता हूँ, दिस इज द प्योर सिलिकॉन। और प्योर सिलिकॉन में आपको कह सकते हैं दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हेयर। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, इट विल बिहेव लाइक इंसुलेटर। मतलब एक थंब रूल मान लीजिए कि अगर अगर आपको अगर इसको वर्क कराना है एक कंडक्टर की तरह, तो वहां पर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन प्योर सिलिकॉन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। और इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो करंट नहीं मिलेगा, करंट नहीं मिलेगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। अब कहता है कि लेकिन हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि कंडक्ट कर पाए, जिसमें करंट का फ्लो हो पाए। तो कहता है तो अगर ऐसा आप चाहते हैं तो हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्शन हो सकता है तो वो भी देख लेते हैं। तो बात आती है एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर मतलब हम चाहते हैं कि इसमें कंडक्शन हो, करंट का फ्लो हो। तो कहता है ये कैसे बनेंगे, इट विल बी मेड बाय द इम्प्योरिटी, ये इम्प्योर हो जाएंगे, इम्प्योर सेमी कंडक्टर। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पी टाइप और दूसरे क्या होते हैं, एन टाइप। कोई बता सकता है पी टाइप और एन टाइप में क्या होता है? पी टाइप में इम्प्योरिटी कौन सी होगी? ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फटाफट आंसर दे जाइए। पी टाइप में पेंटावलेंट या ट्राईवैलेंट? सर ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट, वेरी गुड, ट्राईवैलेंट। यहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। और अगर एन टाइप की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली फिर एन टाइप में जो इम्प्योरिटी होगी वो पेंटावैलेंट। कोई ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल दे सकता है? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होती है? एनी वन एग्जाम्पल ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी? सर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, वेरी गुड। एंड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, वेरी गुड। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई, कुछ लोग हो सकता है कि भूल गए हो, बट सबको पता है, ये एग्जाम्पल है। तो अब आपने पी टाइप मटेरियल में एक इम्प्योरिटी मिस करी। इम्प्योरिटी मिस करने का मतलब कि अब हम जो हमारे पास सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर बन करके आ रहा था, इसमें कोई दूसरा आइटम भी मिस करेंगे, दूसरा मटेरियल भी मिस करेंगे, उसको हमने इम्प्योरिटी का नाम दिया कि अब ये सिलिकॉन हमारा प्योर नहीं रहेगा तो वो इम्प्योर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर वो इम्प्योरिटी दो तरह की हमने चूज करी, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट।
तो पहले मैं एन टाइप को अगर डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ ट्राइवेलेंट, सॉरी एन टाइप, एन टाइप सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो एन टाइप सेमी कंडक्टर मेटेरियल की मैं बात करता हूँ, फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अब इसमें देखिए, आपने यहाँ पर सेंटर में कहा कि मैं फास्फोरस की इम्प्योरिटी यहाँ पर मिक्स कर दे रही, तो मैंने यहाँ पे एक फास्फोरस ला करके यहाँ पे रख दिया, 1 2 3 4 और एक यहाँ मिलेगा, और ये इसके फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और बाकी जो है वो मैं सारे के सारे सिलिकॉन ले लेता हूँ। तो कहता है यहाँ पर भी एक सिलिकॉन, यहाँ पर भी एक सिलिकॉन मटेरियल, यहाँ पर भी एक सिलिकॉन मटेरियल, और यहाँ पर भी एक सिलिकॉन। ये सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आ गए, यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं सिलिकॉन लेता हूँ, यहाँ पर मैं सिलिकॉन लेता हूँ, यहाँ पर एक सिलिकॉन, और यहाँ पर कहीं मैं ये आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन्स। दिस विल आल्सो हैव द 4 इलेक्ट्रॉन्स, और एक में फास्फोरस और डाला। ऐसा नहीं कि फास्फोरस काउंट करके डाले जाएंगे 2 या 4 या 6, मतलब बहुत सारे होंगे, हमें सिर्फ स्ट्रक्चर शो करना है, तो मैंने यहाँ पर कुछ लेस नंबर ले लिए। तो अब देखिए अब कैसे होगी इसकी बॉन्डिंग। तो ये सिलिकॉन यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट करेगा, ये सिलिकॉन यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट करेगा, यहाँ बॉन्ड क्रिएट करेगा, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग अदर अदर एटम्स के साथ में होगी इस तरह से, और ये यहाँ पर स्ट्रक्चर कंप्लीट होता जाएगा इस तरह से। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, तो जो फास्फोरस है, फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन है, उन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तो यूज़ कर ले रहा है। तो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज़ हो गया सिलिकॉन के साथ, एक यहाँ यूज़ हो गया सिलिकॉन के साथ, एक यहाँ और एक यहाँ, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी बच गया, ये एक्स्ट्रा है, इसकी जरूरत नहीं थी सिलिकॉन को, क्योंकि सिलिकॉन को स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए 4 उसके पास ऑलरेडी थे, 4 और चाहिए थे, हमने मिस कर दिया फास्फोरस। फास्फोरस के पास कितने, 5, तो 4 तो यूटिलाइज हो गए, लेकिन एक बच गया, दूसरा फास्फोरस है उसके पास भी एक बच गया। अब ये बच गया तो ये कोवलेंट बॉन्ड का पार्ट नहीं है, अब पार्ट नहीं है तो ये खुश हो गया कि अब मैं कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, आई एम फ्री टू मूव। So this will be known as the free electron. This is also a free electron, and free electrons always provide the current. Free electron support in the conduction of the current. Basically current electron free electron की वजह से ही कंडक्ट होता है। तो एन टाइप मटेरियल की अगर मैं बात करूं, तो एन टाइप मटेरियल में जो आपके पास मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, द मेजॉरिटी कैरियर्स विल बी इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में you will have the majority carrier as इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी कैरियर जो होंगे, माइनॉरिटी कैरियर वो क्या हो जाएंगे, दे विल बी होल। अब आप बोलोगे माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं और होल क्या होता है, तो कई बार जब एक्चुअल जब स्ट्रक्चर बनता है तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैं बोलूँ कि ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया किसी सिलिकॉन के साथ, यहाँ पे कोई अगर सिलिकॉन है तो इसके साथ कंप्लीट नहीं हो पाया और यहाँ पे ब्रेक हो गया। जैसे ही ये ब्रेक हुआ मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ गया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ गया तो वो क्या बन गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर आ गया वो पार्ट क्या बन गया, एक होल। पार्ट्स की वजह से हो सकते हैं तो वो होल्स मिलेंगे माइनॉरिटी कैरियर, लेकिन हमने इंटेंशनली इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करना चाहा है जिसके लिए हमने फास्फोरस की इम्प्योरिटी को इसमें मिक्स किया है, तो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके बाद आते हैं पी टाइप मटेरियल। पी टाइप भी सिंपल है, पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल में एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि अच्छा भी है, उसको बताना भी चाहूँगा। आपने एक एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ले लिए, और बाकी सारे आपने सिलिकॉन ले लिए। यहाँ पर एक सिलिकॉन, यहाँ पर एक सिलिकॉन, इधर एक सिलिकॉन, और इधर भी एक सिलिकॉन। छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ गए, इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरह से आ गए,
यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे ये करेंगे बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग हो गई, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, ये इसके साथ बॉन्डिंग करी। लेकिन जब ये बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड था लेकिन है नहीं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है लेकिन है नहीं, तो उस वाले केस में क्या होगा, कहता है जहाँ पे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन नहीं है, उसको हम बोलेंगे वहाँ पर होल होगा। और बेसिकली होल का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊँ क्या होता है। होल्स कुछ होता ही नहीं है। अब यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना, वो बॉन्ड ऐसे बना कि ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गया, और इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए था एक दूसरा इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको मिला नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गई, वैकेंसी हो गई। अब ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन इस कोवलेंट बॉन्ड में कहीं भी मूव कर सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इस वाली पोजीशन से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, टहल रहा है, पूरा घूम रहा है। जब भी यहाँ से मूव करके इस वाली पोजीशन पे पहुंचेगा तो कहेगा अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ गया तो यहाँ पर जो वैकेंसी होगी, जो स्पेस खाली बचेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता था, वैकेंट स्पेस बच गया लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या हो जाएगा, होल का नाम दिया जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर इस वाली वैकेंसी स्पेस में आ जाएगा तो ये अपने बैक साइड में यहाँ पर एक वैकेंसी छोड़ देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है अभी, अगर वो अपने प्लेस से आगे कहीं मूव कर जाए, दूसरी पोजीशन ले ले, तो बैक साइड में एक स्पेस बचेगा जिस स्पेस में एक इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, रह सकता है। तो वो जो वैकेंट स्पेस है, उस वैकेंसी जो है उसको नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज द होल। और इसी तरह से अगर आप देखें, तब मैंने जो एग्जांपल लिया, इलेक्ट्रॉन अगर पहले यहाँ पे मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इस कंडीशन में वैकेंसी यहाँ पर है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आ गया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पे आया तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया फर्स्ट वाले पार्ट से, तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इस तरह से सर्किल में मूव करेगा। तो अगर आप डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट देखें तो जब इलेक्ट्रॉन इस साइड आया तो होल इसके अपोजिट डायरेक्शन चला गया, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर की ओर आ गया तो होल अपोजिट चला गया। तो कहता है कि जो होल्स की जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी की एकदम अपोजिट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो होल मूव करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। बैटरी के पॉजिटिव से हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी के नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन आउटपुट आते हैं, तो कहता है होल बैटरी के पॉजिटिव से आउटपुट आएंगे, जो हमने यहाँ पे देख लिया कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल का फ्लो होगा। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम, मास दोनों का हमने कहा सेम, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या है, होल ही है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया वहाँ पे होल आ गया। तो मास कहता सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, होल का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस तरह से कंसेप्ट आता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ p type material, this is the concept of occurring of holes, and what is hole, that you all know, clearly understandable to all of you। अब आते हैं अपने नोट्स पर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने कवर कर लिए, क्या होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या स्ट्रक्चर होगा वो देख लिया। एक्सटेंसिक दो तरह के, एन टाइप पी टाइप, हमने उनको समझ लिया, उनका स्ट्रक्चर देख लिया, और यहाँ पर पी टाइप लगा दिया। अब यहाँ पे आने के बाद अब हम ड्रॉ करते हैं पी एन जंक्शन। यहाँ तक आने के बाद नेक्स्ट इज द पी एन जंक्शन। अब पी एन जंक्शन क्या है, कहता है हमने दो तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल यहाँ तक आकर के डिजाइन कर लिए, बना लिए। किसी को डाउट तो नहीं है अभी तक? नो सर। ओके बेटा, अब आते हैं अपना पी एन जंक्शन। अब इन्होंने कहता है कि हमने दो तरह के मटेरियल सेमीकंडक्टर में डिजाइन कर लिए, एक पी टाइप का और एक एन टाइप। तो कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि इन दोनों को मिक्स करके देखते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने दोनों को मिक्स किया, उसी से बना पी एन जंक्शन। डायोड नाम तो बाद में दिया गया, पहला नाम था पी एन जंक्शन, क्योंकि पी और एन को ज्वाइन किया जा रहा है एक जंक्शन के फॉर्म में। तो इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ, मान लीजिए मैं, चलिए ग्रीन कलर से लेता हूँ। पी टाइप मटेरियल मैं ड्रॉ किया, मैंने एक यहाँ पर लिया मटेरियल जो कि पी टाइप मटेरियल है। दिस इज पी टाइप मटेरियल, ठीक है। पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे, तो हमने यहाँ पर होल्स ड्रॉ कर लिए। दीज आर द होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स। इसको थोड़ा सा आराम से समझें क्योंकि हमारा डायोड अभी स्टार्ट हो गया है, और डायोड की वर्किंग अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए।
कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी होल्स भी होंगे। चलिए मैं एक होल भी ड्रॉ कर देता हूँ। फिर कहता है कि जो आपके पास एन साइड है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैंने कहा कि एक एन टाइप मटेरियल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, इसको मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया। और ये क्या है, एन टाइप मटेरियल। और इस एन टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देयर आर सेवरल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज ए मेजॉरिटी कैरियर, दे आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर रीजन। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। कुछ होल्स भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो मैं यहाँ पर, जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ ब्लू कलर से, कहीं माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन। और एन साइड में जो होल्स हैं, मेजॉरिटी होल्स, उनको मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी के होल्स भी आ जाएंगे इस तरह से। ये बन गया हमारा रीजन। और जंक्शन क्या पॉइंट है, जिसको हम पी एन जंक्शन बोलते हैं। ये तो हो गया पी और ये हो गया एन। व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन इज बेसिकली दिस लेयर। जहाँ पर पी और एन आपस में आकर के ज्वाइन कर रहे हैं उसको हमने बोला जंक्शन का नाम दिया। अभी हमने दो मटेरियल जो थोड़ी देर पहले पढ़े उनको ला करके आपस में मिक्स कर दिया, ज्वाइन कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब क्या होगा? सबसे पहले तो कोई बता सकता है कि अब क्या होगा जब पी और एन को ज्वाइन करेंगे? किसी को कुछ आइडिया इस पार्ट में? सर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, किधर होगा? सर एन टू पी। एन टू पी। ओके, क्यों होगा? सर नहीं, अभी नहीं होगा, जब हम उसको सोर्स देंगे तब होगा। ओके ठीक है, अब मैं समझ गया, मैं बताता हूँ। अभी देखिए, पूरन ने बोला, पहले बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, ठीक है। फिर उसने बोला कि, मैंने पूछा किस डायरेक्शन में होगा, तो उसने कहा एन टू पी होगा, ठीक है। फिर मैंने बोला कि क्यों होगा, तो उसके दिमाग में दूसरा कंसेप्ट आ गया, तो उसने कहा कि नहीं सर अभी नहीं होगा, जब सोर्स से कनेक्ट कर देंगे तब होगा, जब बैटरी लगा दी जाएगी तब होगा। यहाँ से थोड़ा थोड़े कन्फ्यूजन स्टार्ट होते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट आपने दिया था वो सही था कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पर होगा, बैटरी लगाई जाए या ना लगाई जाए, कोई सोर्स लगे या ना लगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पर होगा। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर मेरा सवाल था कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्यों होगा। अब क्यों होगा उसको मैं समझाता हूँ। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया, कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू द डिफ्यूजन। तो एक प्रॉपर्टी आती है जिसको नाम दिया गया डिफ्यूजन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और नोट्स में मिल जाएगी, बुक्स में मिल जाएगी, और उसको बाकी मैं वर्ड्स में अभी बता देता हूँ। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना, डिफ्यूजन। इसको एग्जांपल देता है, कहता है कि अगर आपके पास बाल्टी है जिसमें उसमें इंक होती है, इंक वाले पेन आप सबने यूज करे होंगे। इंक की एक ड्रॉप अगर आप उसमें गिरा दें उस बकेट में, तो इंक की ड्रॉप जिस पॉइंट पर, वाटर के जिस पार्ट पर जहां पर गिरेगी वो वहीं रुकेगी नहीं, उसके बाद वो धीरे 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 करके पूरे पूरे सरफेस को कवर कर लेगी। वहां पर पूरा इंक फैल जाएगा पूरे के पूरे बकेट के वाटर के सरफेस पे। तो कहता है ऐसा इसलिए होता है कि जहां पर इंक ड्रॉप गिरता है वहां पर कंसंट्रेशन इंक का हाई होता है, अदर स्पेस पे कंसंट्रेशन कम होता है, तो फिर वो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे और पूरे सरफेस को कवर कर लेता है। ये डिफ्यूजन का एक एग्जांपल है। अब डिफ्यूजन का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वो क्या है? एक रूम आपने लिया, किसी रूम में आप बैठे हुए हैं, पूरी तरह से बंद है, और आपने रूम के किसी एक कॉर्नर पे परफ्यूम की शीशी को ओपन करके छोड़ दिया, और आप दूसरे पार्ट पे, दूसरे कॉर्नर पे जा करके खड़े हो गए। तो आपने कहा कि थोड़ी देर के बाद आपको वो परफ्यूम जो है ओपन रह गई है एक पर्टिकुलर कॉर्नर में, आपको उसकी महक दूसरे कोने में भी मिल जाएगी। ऐसा क्यों? जहाँ पे आपने परफ्यूम की शीशी को ओपन कर दिया, तो परफ्यूम का कंसंट्रेशन क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। अब वो धीरे धीरे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा और पूरे के पूरे स्पेस को कवर करने की कोशिश करेगा। और आप किसी दूसरे कॉर्नर पर भी खड़े हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं परफ्यूम जो है वो ओपन किया गया है, वहां उसकी महक यहाँ तक आ गई। तो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ द डिफ्यूजन।
नाउ कम टू द टेक्निकल वर्ड। टेक्निकली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है, अब हमने दो मटेरियल को ला करके आपस में ज्वाइन कर दिया, पी और एन। इलेक्ट्रॉन्स जो थे यहाँ पर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में अवेलेबल थे और एक इधर उधर मूव कर रहे थे, पूरा मूवमेंट ले रहे थे एन टाइप मटेरियल में। जैसे ही उनको पी के साथ मिक्स किया गया तो अब इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को वैकेंसी दिखाई दी। कहते हैं कि ये वैकेंसी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है। अब एन वाले साइड के इलेक्ट्रॉन्स ने जब पी साइड के साथ मिक्स किया तो देखा कि यहाँ पर तो ऐसे लोग अवेलेबल हैं जिन जो हमारे जैसे हैं ही नहीं, यहाँ पे वैकेंसी है, खाली स्पेस है, हम उधर की ओर मूव कर सकते हैं। तो दिस इज द हाई कंसंट्रेशन रीजन। हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन का ही होगा। और जो होल है जिनको हम बोलते हैं कि होल मूव करेंगे पी से एन साइड, ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एन से पी साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को दिखाई दिया कि हमारा कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, हम बहुत सारे भाई लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और इस वाली स्पेस खाली है, हम यहाँ से इधर भी जा सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि एक मोहल्ले में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, डेंस में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और उनको पता चला कि बगल वाले मोहल्ले में मकान खाली पड़े हैं और वहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है और कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। तो लोग भाग के जाके मकान में कब्जा करना शुरू कर देंगे, हमें जाना, ये मेरा हो गया। क्योंकि लोगों को फ्री स्पेस चाहिए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना चाहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट किया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया और मूव करके यहाँ पर आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रॉन मूव करके। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो मूव करके यहाँ पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके यहाँ पर आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ गया। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मतलब हमने फर्स्ट लेयर पकड़ी और कहा कि फर्स्ट लेयर जो है मूव करके यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इधर पहुंचा तो इसने इस वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लिया। ये इलेक्ट्रॉन्स जा करके इस वैकेंसी में जा करके बैठ गए। इन्होंने कहा कि यहाँ पर वैकेंसी को इसने ऑक्यूपाई कर लिया। ये कह रहा यहाँ पर स्पेस था जहाँ पे हम जा सकते थे, ये हमारे लिए ही खाली छोड़ा गया था और जा करके इसने इस वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ पर पहुँच गए इलेक्ट्रॉन। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये बन जाएगा यहाँ पर कि अगर आप देखें जो आपके पास जंक्शन है बीच में, उसके लेफ्ट साइड में जो रीजन है वो कैसा है, सिलिकॉन सिलिकॉन बहुत सारे आपके पास हैं एक्चुअली, और बीच में फास्फोरस भी है। और यहाँ पे फास्फोरस की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर मिल रहा है। बाकी सारे की सारी बॉन्डिंग हो रही है, सिर्फ यहाँ पर फास्फोरस का एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो था वो फ्री इलेक्ट्रॉन था। और अगर आप यहाँ पर देखें एन पी साइड में, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम में यहाँ पर क्या है, एक वैकेंसी बनी हुई है, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट है, इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब हुआ क्या, जैसे ही हायर से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पर आया और इस वैकेंसी में जा करके यहाँ पर बैठ गया। तो अब ये जो स्ट्रक्चर था ये अपने आप में स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। और इधर जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था। तो ज़्यादा वाला कम के पास पहुँच गया, जिसको चाहिए था उसने ले लिया, जिसके पास ज़्यादा था उसने दे दिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ से मूव करके चला गया, तो ये स्ट्रक्चर अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। और इसके लिए हम बोलते हैं, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को दिया तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कैरियर, बल्कि नेगेटिव इमोबाइल आयंस के लिए अगर मैं सही वर्ड बोलूं तो दिस विल बिकम द पॉजिटिव इमोबाइल आयन, इट विल बिकम नेगेटिव इमोबाइल आयन। अब दो टर्म, पॉजिटिव इमोबाइल आयन। पॉजिटिव का मतलब लिख देता हूं, इमोबाइल आयन। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसने प्रोवाइड किया, किसी दूसरे को गिफ्ट किया, तो ये पॉजिटिव नेचर का हो गया, इसका दिल बड़ा है, पॉजिटिव। इमोबाइल मतलब क्योंकि इसके पास मोबाइल मूव करने वाला एक ही इलेक्ट्रॉन था, जिसकी वजह से ये मोबाइल था, मोशन ले सकता था, और वो इसने दे दिया दूसरे को, तो अब ये इमोबाइल हो गया, यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसने रिसीव किया तो ये नेगेटिव है, अब ये ऋणी हो गया किसी का, और
इसका स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया है, तो अब इसमें भी कोई भी मूवमेंट वाला पार्ट नहीं हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो फ्री हो, ना होल है जो फ्री हो। तो ये क्या हो सकता है, इसको भी नाम क्या दिया जाएगा, नेगेटिव इमोबाइल आयन। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ओके। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हुए थे, अब ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैं हटा देता हूँ, और इस इलेक्ट्रॉन्स की जगह मैं क्या ड्रॉ कर देता हूँ, पॉजिटिव इमोबाइल आयन्स बना देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव इमोबाइल आयन होगा, ये 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 एक पॉजिटिव इमोबाइल आयन होगा, और ये एक पॉजिटिव इमोबाइल आयन होगा, इस तरह से। और यहाँ पर मैंने बोला निगेटिव है, तो यहाँ से मैं जो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ किया था होल, और जिसमें जा करके ये इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस ले रहे थे, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर जब फाइनल बन करके आएगा, वो क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव इमोबाइल आयंस। यहाँ पे मैं निगेटिव इमोबाइल आयंस को यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, दिस विल बी द निगेटिव इमोबाइल आयन। और ये जो मैंने एरो बनाया है मूवमेंट वाले, उन एरो को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आप बुक्स में देखते हैं। अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा था। यहाँ तक अगर किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी को भी किसी भी पार्ट पे अगर डाउट है तो, क्योंकि उसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। क्लियर है सभी को इतना पार्ट? यस सर। ओके, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब इसके पीछे की जो इलेक्ट्रॉन्स की लेयर है, जो इसके पीछे इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हुए थे, मैं इसको और क्लियर करता हूँ ब्लू कलर से। ये अब मैं कह रहा हूँ सेकंड लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी अब आगे मूव करेंगे, कहेंगे हमको भी आगे जाना है, हमको भी खाली घरों में रहना है, हमें भी वैकेंसी को ऑक्यूपाई करना है, हमें उधर मूव करके जाना है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे तो कहता है यहाँ पर निगेटिव इमोबाइल आयन बन गया है, और ये निगेटिव इमोबाइल आयन जो है वो इनको मूव करने में अपोज करेगा। इलेक्ट्रॉन्स भी निगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो इमोबाइल आयन जो निगेटिव वाला है वो इसको आगे मूव करने से रोकेगा। मतलब ऐसा होता है ना, जो एक्शन का रिएक्शन होता है, लेंज लॉ हम पढ़ते हैं, जिस कॉज से प्रोड्यूस हुआ उसी को अपोज करेगा। तो ये हर जगह है कि अगर कोई आदमी पहले किसी जगह पहुंच गया है तो चाहेगा कि दूसरा वहां पे ना पहुंचे, हम ही रहें शांत से। तो इस तरह की फीलिंग होती है, और जो इन फीलिंग से ऊपर निकल जाते हैं वो धर्मात्मा और महात्मा बन जाते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करने की एक सेकंड लेयर मूव करेगा आगे की ओर, और ये इसको अपोज करेगा, रोकेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है पीछे से, और हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, मटेरियल से बाहर तो जा नहीं सकते, तो पूरा इस तरह का है, बहुत ही डेंस है, सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इस रिपल्सन फोर्स को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन जब आगे की ओर बढ़ेगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको आगे जो निगेटिव आयन जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को ओवरकम करते हुए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। तो मतलब कहने का ये, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पर इस वैकेंसी तक पहुँच जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रुक भी जाएंगे। फिर ये सेकंड लेयर मैंने ऐसा माना कि अभी जो निगेटिव आयन है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से मूव करके इन वाली वैकेंसी तक पहुँच पा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पर पहुँचे इस तरह से। अब इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा, फिर से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ये सारे के सारे होल्स जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे। इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे क्योंकि आगे मूव कर गए। तो फिर से स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस डेवलप हो जाएंगे, और यहाँ पर निगेटिव आयंस डेवलप हो जाएंगे, निगेटिव इमोबाइल आयंस। तो मैं उनको ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पे और पॉजिटिव इमोबाइल आयन बन गए, ये पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। जितने इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते गए पीछे में पॉजिटिव इमोबाइल आयंस बनते गए। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पी साइड पहुँचते जा रहे हैं उतना निगेटिव इमोबाइल आयंस जो हैं वो बनते जा रहे हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आ गए। अब जो इसके पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो जो थर्ड लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या इसके बैक साइड जो लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, वो कहेगी अब हमको भी आगे की ओर जाना है। अब ये जब आगे की ओर मूव करने की कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन पे इनको फिर से अपोजिशन फोर्स मिलेगा। और जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया
उस कंसेप्ट के हिसाब से तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन साइड से वो पी साइड मूव कर जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब जब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करके पी साइड जाने की कोशिश करेगा, तो पहले यहाँ पर एक इमोबाइल आयन था, अब दो इमोबाइल आयन हो गए। तो जितना इलेक्ट्रॉन पहुंचते जाते हैं पी साइड में, उतना रिपल्सन फोर्स बढ़ता जाता है। और एक ऐसी कंडीशन आती है जब एन साइड से पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रुक जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जितनी भी एनर्जी लगा करके आगे मूव करने की कोशिश करेंगे इधर से इधर की ओर, लेकिन जो निगेटिव इमोबाइल आयंस जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, वो खुद अपने साथियों को अब आगे आने से रोकेंगे कि अब आपको इधर हम नहीं आने देंगे। और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब निगेटिव इमोबाइल आयन इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, इतनी एनर्जी को गेन कर लेंगे सारे के सारे मिलके, कि वो एक भी इलेक्ट्रॉन को एन साइड से पी साइड में मूव नहीं करने देंगे। उस तरह की जो कंडीशन बनेगी, उस कंडीशन को हम नाम क्या देंगे? दैट कंडीशन विल बी द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द डायोड। यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन अब यहाँ पर एक बन के आ जाएगी, और कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अब एन साइड से पी साइड में नहीं होगा। तो कहता है कि एक लेयर यहाँ बन जाएगी, दिस विल बी ए लेयर, और इस लेयर को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? सबको पता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेयर? डिप्लीशन लेयर। डिप्लेशन लेयर। इस लेयर को नाम दिया जाता है डेप्लेशन लेयर। तो दिस इज द DEPLCION। और इसको डेप्लेशन लेयर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये लेयर, दिस लेयर हैज बीन डेप्लेटेड फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस लेयर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो मूव करने के लिए फ्री हो। और ये कैसे हुआ? ये खुद से हुआ। एन और पी को ज्वाइन करने के बाद ये जो फिनोमिना है वो खुद आकर हुआ, और ऐसा मूवमेंट हुआ। मूवमेंट के बाद आयंस बने, आयंस ने इलेक्ट्रॉन्स, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रोक दिया, और एक ऐसी लेयर बना के तैयार कर दी जिस लेयर में ढूंढने पर भी कोई इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिल रहा, कोई होल हमको नहीं मिल रहा है। जो कि मूवेबल पार्ट होते हैं, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो अब अवेलेबल है नहीं। इसका मतलब दिस लेयर, दिस पर्टिकुलर रीजन हैज बीन डेप्लेटेड फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दैट इज वाई इट इज नोन एज द डेप्लेशन लेयर। इतनी बात क्लियर हो गई? एंड दिस कंडीशन विल बी नोन एज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके बेटा, गुड। अब देखिए, अब अभी तक हमने कोई भी बैटरी बाहर से कनेक्ट नहीं करी, कोई सोर्स नहीं कनेक्ट किया, लेकिन ये हमारा डायोड है, और इस तरह के डायोड को यहाँ पर नाम दिया जाता है, हम नाम देते हैं दिस इज ए अनबायस्ड डायोड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे नाम भी देता हूँ, दिस इज ए अनबायस्ड, कोई बायसिंग नहीं है, अनबायस्ड डायोड। अनबायस का मतलब ये है कि कोई भी एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं है। बायसिंग का मतलब होता है कि एक्सटर्नल सोर्स इज कनेक्टेड, अनबायसिंग का मतलब होता है नो एक्सटर्नल सोर्स इज कनेक्टेड। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एन साइड से पी साइड में थोड़ी देर के लिए हुआ था। कुछ इलेक्ट्रॉन एन से पी साइड में मूव कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे थे? एन से पी साइड में मूव कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट का फ्लो जरूर मिला होगा। और ये जो करंट का फ्लो इंटरनल डायोड में होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, और ये करंट जिस स्पीड से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से फ्लो करते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर ये जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं, ये एक बैटरी के पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं। जितने भी निगेटिव आयन हैं, ये बैटरी के निगेटिव की तरह बिहेव करते हैं। और इसको इक्विवेलेंट सर्किट में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि देयर विल बी ए वोल्टेज, there it will behave like a battery having the positive terminal near the n side and having the negative terminal near the p side. So this and this complete voltage is given as the name of, तो क्या नाम दिया जाता है? कौन सा पोटेंशियल होता है ये? बैरियर पोटेंशियल। तो दिस पोटेंशियल इज नोन एज द बैरियर पोटेंशियल। क्योंकि अब ये ऐसा कोई इंटरनली डायोड में होता नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, प्रॉपर्टी ऐसी डेवलप हो गई जो एक बैटरी की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, एक नेगेटिव प्लेट और एक पॉजिटिव प्लेट।
और वो एक बैटरी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करंट का फ्लो भी दे रहा है। बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकल करके आ रहा है जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इस तरह से। तो इसको हम नाम देते हैं, दिस इज नोन एज अ बैरियर पोटेंशियल। एनी डाउट एनी वन? ओके, नो डाउट। नो सर। ओके, अब हम आते हैं इसके बाद फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड। नाउ कम टू द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड। ये अपना P साइड, this is P and there will be N side. यहाँ पर एक मिलेगा आपको N साइड, दिस विल बी N। पूरा मैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बार बार ड्रॉ नहीं करूँगा, अब आपको इतना समझ में आ गया है। अब केवल यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा डेप्लेशन लेयर। डेप्लेशन लेयर में N साइड में पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होंगे और P साइड में निगेटिव इमोबाइल आयंस होंगे, इस तरह से। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली N साइड में इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी कैरियर और P साइड में होल्स है मेजॉरिटी कैरियर। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स ले लिया बैटरी और उस सोर्स को कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से कि बैटरी के पॉजिटिव को P के साथ और नेगेटिव को N के साथ कनेक्ट कर दिया। और सभी जानते हैं कि जब बैटरी के पॉजिटिव को P से और नेगेटिव को N से कनेक्ट करते हैं तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है और इसके थ्रू करंट का फ्लो होता है, ये हमको पता है। बस इसी चीज़ को हमें यहाँ पर जस्टिफाई करना है कि ऐसा होता है। अब जब हमने बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट किया तो बैटरी की प्रॉपर्टी क्या है कि बैटरी दे का काम है कि करंट का फ्लो करना, और करंट को अगर हम और बेसिक पे लेके जाएं तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। बैटरी अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो देती है तो जो होल्स होंगे वो निगेटिव टर्मिनल से आउटवर्ड आएंगे। तो कहता है कि बैटरी के यहाँ से निगेटिव टर्मिनल से होल निकलेंगे और मूव करते हुए ये कहीं यहाँ पर आएंगे और इधर से मूव करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहुँचे, सॉरी, बैटरी के निगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्योंकि करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। करंट जब करंट इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो निगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकले और मूव करते यहाँ पहुँचे। अब यहाँ पर पहले से ही काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स थे एन साइड में, क्योंकि एन मटेरियल है और काफ़ी डेंस मटेरियल है, यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और मूव करके आ गया। तो पहली चीज़ तो इसको अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन बैटरी का पोटेंशियल जो है वो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। बैटरी जो वेरिएबल बैटरी है उसके पोटेंशियल को हम धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। अब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करके एक इलेक्ट्रॉन जो एक्सटर्नल से था वो मूव करके यहाँ पर आएगा। हम एक का एग्जांपल लेते हैं, होंगे तो बहुत सारे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, इसको पुश करेगा, इसको पुश करेगा, मतलब कि रिपल्सन फोर्स है, एक दूसरे को रिपल करते हुए यहाँ तक लेकर के। अब ये जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये चाहेगा कि हम मूव करके यहाँ पर पहुँच जाएं, लेकिन ये निगेटिव साइड जो है, जो निगेटिव है, वो इसको रोक रहा है, अपोज कर रहा है। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन ने कोशिश तो करी, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन ने इसको पुश करने की, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव की वजह से मूव कर नहीं पाया और ये जा करके इस वाले ने यहाँ पे आकर के एक संख्या को बढ़ा दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गया। संख्या तो बढ़ गई लेकिन आगे पार नहीं कर पाए। पीछे से और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मूव करते हुए यहाँ से, अब वो यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, फिर इसने मूव इसको पुश करना स्टार्ट करा, पुश करते करते यहाँ कोशिश करी। तो कहता है कि स्टार्टिंग में तो इसका जो निगेटिव है ये ऐसा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करके यहाँ तक नहीं इसके आगे नहीं जाने देगा, लेकिन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिंग हेयर बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, जितना इतना वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उतना करंट इंक्रीज होगा, इतना करंट इंक्रीज होगा उतने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। अब ये संख्या बल में ज़्यादा हो गए, कहते ना सरकार उसी की बनेगी जिसके पास पूर्ण बहुमत होगा। तो यहाँ पर संख्या बल बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन एक इतनी क्षमता में हो गए कि उन सब ने मिलकर के एक फोर्स लगाया, ताकत से बोला और कहा कि अब आप इस लेयर को क्रॉस करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इसको क्रॉस करते हुए कहीं यहाँ पर आ गया अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर होल की सीरीज है। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले होल में जाकर के बैठ जाएगा और यहाँ पर जैसे ही बैठेगा तो क्या हो जाएगा, ये एक निगेटिव इमोबाइल आयन की तरह बिहेव करेगा जैसा हम देखते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब होता क्या है,
क्योंकि बैटरी से बैक साइड से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ से। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आकर के इस वाले होल को ऑक्यूपाई करेगा, पीछे से और इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही जा रहे हैं, फोर्स आता आ रहा है, पीछे से एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। अब वो जो पीछे से दूसरा इलेक्ट्रॉन आया वो इसको पुश करके इसमें भेज देगा, ये वाला पीछे वाला ऑक्यूपाई कर लेगा। जो थर्ड आ रहा है वो इसको यहाँ भेज देगा, यहाँ भेज देगा, यहाँ भेज देगा, यहाँ भेज देगा, वापस जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन वापस कलेक्ट होकर के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब एक कंप्लीट पाथ बन जाएगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। Electrons are completing their path from the negative terminal of the battery and they are collecting towards the positive terminal of the battery. इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो कहता है इलेक्ट्रॉन का एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर करंट का फ्लो भी होगा और हम ये कह सकते हैं कि हमारा डायोड जो है फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, करंट का फ्लो देगा। लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि स्टार्टिंग में जब यहाँ पर पोटेंशियल बैटरी का कम था तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड में नहीं जा पा रहे थे, लेकिन जब वो पोटेंशियल इंक्रीज कर गया तब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन साइड से पी साइड में मूव कर पा रहे हैं। अब इस चीज़ को जब हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो कहता है अब हम एक कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट भी है। तो यहाँ पर ले लिया वोल्टेज और यहाँ पर क्या ले लिया? करंट। कहता है स्टार्टिंग में आपने इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करा, आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं इस वोल्टेज को। स्टार्टिंग में जब वोल्टेज कम है, जीरो से स्टार्ट हुआ और इसकी वैल्यू कुछ कम वैल्यू है, तो उस कंडीशन में करंट जो है वो नहीं फ्लो करती है या जीरो के बराबर करंट फ्लो करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन साइड से पी साइड में जा ही नहीं पा रहे। उसके बाद जब पोटेंशियल एक पर्टिकुलर जब पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और फिर कंडक्शन होता है। तो कहता है कि एक ऐसा वोल्टेज जिस जिस पॉइंट के ऊपर आकर के कंडक्शन स्टार्ट होता है उस वोल्टेज को नाम दिया जाता है knee voltage. This voltage is known as the knee voltage and denoted by the Vk, and this point is origin point 0, 0। तो कैरेक्टरिस्टिक जब भी आप एक्सप्लेन करते हैं फॉरवर्ड बायस डायोड की कैरेक्टरिस्टिक, तो वो फॉरवर्ड बायस में दो पॉइंट पे डिफाइन की जाती है। एक तो बिलो नी वोल्टेज, एक होता है अबव नी वोल्टेज। नी वोल्टेज के पहले फॉरवर्ड बायस है, लेकिन तब जब तक वोल्टेज नी वोल्टेज से कम होगा कंडक्शन नहीं होगा। जब वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज नी वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तो कंडक्शन होगा, और उसका जो कर्व का प्लॉट देखा गया वो कुछ एक्सपोनेंशियल नेचर में आता है। इसकी इक्वेशन भी है शॉकली इक्वेशन, जो हम आगे देख लेंगे। तो इज दिस पार्ट ओके? knee voltage is 0.3 volt for germanium and it is having the value of 0.7 volt for silicon। ये बात समझ में आई फॉरवर्ड बायस डायोड की वर्किंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक? यस। ओके बेटा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आई? विक्रांत समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक्स? यस सर। ओके बेटा, अब आते हैं डायोड की रिवर्स बायस में आते हैं और रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं। अगेन आई विल ड्रॉ द रिवर्स बायस। अब फॉरवर्ड बायस समझ में आ गया तो रिवर्स बायस में कुछ नहीं बचा, वो समझ में आ ही जाएगा। फिर से हमने एक पी टाइप मटेरियल ले लिया, ये हो गया पी टाइप मटेरियल, और मैं लेता हूँ यहाँ पर एक एन टाइप मटेरियल, कलर ये लिया था शायद। तो ये एन टाइप मटेरियल लिया मैंने, दिस इज एन टाइप मटेरियल, पी एंड एन, और यहाँ पर सेंटर में डेप्लेशन लेयर होगी हमेशा की तरह, चाहे बाइसिंग हो या ना हो। ये पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होंगे, यहाँ पर नेगेटिव इमोबाइल आयंस होंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पर कनेक्शन किया और कुछ इस तरह से कनेक्ट किया कि P को बैटरी का निगेटिव दे दिया और N को बैटरी का पॉजिटिव दे दिया, कुछ इस तरह से दिया गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, यहाँ पर निगेटिव से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इलेक्ट्रॉन,
और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो हम कह सकते हैं कि होल इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। बेसिकली होल नहीं होते कुछ, लेकिन जहाँ पर वैकेंसी है, जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम होल को एज्यूम करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर जा कर के मूव करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निगेटिव से आउटपुट आएंगे ना, पॉजिटिव से करंट आएगा, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जा करके डेप्लेशन लेयर के नियर बाई जो है कलेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। और कैसे कलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके एन साइड तो जा ही नहीं पाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब गया, यहाँ पे एंटर किया इलेक्ट्रॉन, और जब इसने मूव करने की कोशिश करी, होल से होल होते होते आगे जब बढ़ा, तो कह रहा है कि इस साइड तो ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, और जब अपने इसने कोशिश करी इस इलेक्ट्रॉन ने मूव करने की पी से एन साइड में, तो इसको बिल्कुल भी मौका नहीं मिला मूव करने को, कि ऑलरेडी यहाँ पे एन नंबर ऑफ होल्स अवेलेबल हैं, और जिनके जो कि निगेटिव हैं, और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने देंगे क्योंकि वो रिपल्सन फोर्स होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहाँ पर लास्ट जहाँ पर जो होल था, इस वाले होल पे जा करके स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दिया, और स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके ये चुप बैठ गया। उसके आगे ये आगे मूव करके, यहाँ से मूव करके यहाँ पर नहीं आ पाया। तो अगर यदि ऐसा हुआ कि ये मूव करके आगे नहीं आ पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये कंप्लीट करेगा, ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर व्हाट विल बिकम, यहाँ पर निगेटिव इमोबाइल आयंस बढ़ जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर एन साइड में पॉजिटिव इमोबाइल आयंस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं होल को यहाँ पे डिफाइन करूँ कि होल यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद होल इलेक्ट्रॉन साथ मिल गए, तो ये पॉजिटिव यहाँ बढ़ जाएगा। इसका मतलब पहले डेप्लेशन लेयर इतनी थी, जब आपने इसको रिवर्स बायस किया तो डेप्लेशन लेयर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। जब आपने इसको रिवर्स बायस किया तो डेप्लेशन लेयर यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ गया, ये हो गया डेप्लेशन लेयर। ये हो गया रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में जो रिजल्ट हमको मिला, वो तो पहला तो हमको ये मिला कि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पा रहे हैं, देन इट विल नॉट कंडक्ट, in reverse bias condition दूसरा रिजल्ट हमको ये मिला कि डेप्लेशन लेयर width will increase in reverse bias condition। अगर डेप्लेशन लेयर को मैं फॉरवर्ड बायस में कंपेयर करूं, तो फॉरवर्ड बायस में डेप्लेशन लेयर की विड्थ जो होती है रिड्यूस कर जाती है। डेप्लेशन लेयर width will reduce in forward bias condition। अब मैं रिवर्स बायस के लिए अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैसे होगी कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले कहता है, तो पहले मैं यहाँ पे एक एक्सेस ड्रॉ करता हूँ, क्या हो गया, दिस इज करंट एंड दिस वन इज वोल्टेज। रिवर्स बायस में हमने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया है। जैसे ही हमने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक वोल्टेज मिलेगा आपको रिवर्स बायस डायरेक्शन में, ये -V वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस में बैटरी की पोलैरिटी जो थी वो एक थी, रिवर्स बायस में उसकी अपोजिट, तो अभी इस डायरेक्शन में। रिवर्स बायस में वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज कहीं यहाँ पर इंक्रीज होगा, इस वाले एक्सेस पे इंक्रीज होगा। रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं होता है, तो मतलब आप वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम देखते हैं कि हमें कुछ करंट का फ्लो यहाँ पे मिलता है, मिली एम्पियर में करंट का फ्लो मिलता है, और कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से मिलती है। तो यहाँ पर जो एक्सेस को शो किया जाता है करंट एक्सेस को नेगेटिव में, इसको लिखता है माइक्रो एम्पियर, सॉरी नॉट द मिली बट द माइक्रो एम्पियर। यहाँ पर जो करंट मिलता है वो मिली एम्पियर करंट। मतलब इन ऑर्डर टू कंपेयर द करंट, कहता है कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो करेगा वो अगर मिली एम्पियर में है, तो माइक्रो एम्पियर में पहली
रिवर्स बायस में पहली चीज तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, और अगर फ्लो करेगा तो बहुत ही कम करंट, माइक्रो एम्पियर का 10⁻⁻⁻6 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। और इफ आई ड्रॉ द कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड हियर, देन it will be like this. Don't know why it's happening, line सीधी नहीं बन रही है। In order to draw the complete characteristic, this is the current and this one is the voltage. Here we will take the knee voltage Vk. Then if I draw the forward bias characteristic, then from the zero origin point, first the current will be zero, approximately zero or very less. Then after the knee point, current will get increased. Then this will be the forward bias characteristics of the diode. And in the reverse bias, and definitely if the forward bias current is considered in the milliampere, then the reverse bias, in the reverse bias direction, the current will be in the microampere. This is the positive V forward bias direction, this will be the negative V in the reverse bias direction, and the current in the reverse bias direction will be like this. With increase in the voltage, current will remain almost same, and its value will be very less. It will be near to the microampere 10⁻⁻6. And definitely at this point, at a particular point, we get a point where the breakdown takes place. एंड व्हाट इज द ब्रेकडाउन, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है। डायोड कैरेक्टरिस्टिक में जो दो तरह के ब्रेकडाउन मिलते हैं, देयर आर वन एवलांचे ब्रेकडाउन एंड अनदर इज जीनर ब्रेकडाउन, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक मैंने जितना आप लोग को बताया उसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एट एनी पार्ट एनी वन इज हैविंग एनी डाउट, यू मे आस्क प्लीज। एनी वन? प्रांजल, समझ में आया जितना पढ़ाया मैंने? यस सर। ओके बेटा। पूरन? यस सर। ठीक है। जतन, आर यू देयर? जतन नागपाल? यस सर। ओके। जतन बहुत कम बोलता है, काफी देर बाद माइक ऑन करता है। अब हमें इसको एज ए एक्सपेरिमेंट क्योंकि परफॉर्म करना है, तो वी आर हैविंग ए प्लेटफॉर्म। लेट मी सी दैट आई थिंक IIT खड़गपुर का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम इस कैरेक्टरिस्टिक को परफॉर्म करेंगे। यही कैरेक्टरिस्टिक, ओके, ये लिंक है। दिस इज़ द वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब में आप लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट शायद परफॉर्म करे होंगे। तो ये वर्चुअल लैब पे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड प्रोवाइड की गई है। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप लोग खुद से भी करिएगा। इसे पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, थ्योरी इसकी दी गई है, प्रोसीजर दिया गया है, सिमुलेशन, क्विज, असाइनमेंट, पूरा जैसे एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करते हैं उसको ऑनलाइन वर्चुअल मोड पे ला करके यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे हम आते हैं सिमुलेशन वाले पार्ट पर, जहाँ पे हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करेंगे। फॉरवर्ड बायस डायोड, सिलिकॉन डायोड के लिए अगर प्लॉट करना है तो फॉरवर्ड बायस को हमने समझा डिटेल में। फॉरवर्ड बायस में हम कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लॉट के लिए दिया हुआ है, कर्व यहाँ पे हम प्लॉट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ डायोड। यहाँ पर एक DC सप्लाई वोल्टेज दिया गया है जो डायोड के साथ कनेक्टेड है। दिस इज अ डायोड, सिंबल ऑफ डायोड। N side of the diode is connected with the negative of the battery. P side is connected to the positive of the battery with the help of this ammeter and this voltmeter. Ammeter is connected in series in order to meter the current. Voltmeter is connected in parallel in order to measure the voltage across the diode. और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है, एक रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर ले लिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट द डायोड। वी विल सिलेक्ट डायोड। कई सारी कैटेगरी के डायोड यहाँ पर अवेलेबल है। जनरली जो डायोड हम यूज़ करते हैं उसकी इसका जो नंबर है दैट इज़ IN4007। इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, कई सारे मटेरियल से बने हुए हैं। तो अगर मैं डायोड सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं फर्स्ट डायोड लेता हूँ IN4001, तो इसको भी ले सकता हूँ। तो उसमें नी वोल्टेज वगैरह वैली करेगा। मैं लेता हूँ IN4007।
तो यहाँ पर IN4007 जो डायोड है, इस डायोड के लिए जो नी वोल्टेज है जिसको फॉरवर्ड वोल्टेज भी कहा जाता है, तो VF जो यहाँ पे मेंशन है वो यहाँ पर 0.6 वोल्ट ऑलरेडी दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है, डीसी वोल्टेज को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। वो डीसी वोल्टेज जो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर होगी, मतलब इस सोर्स के वोल्टेज को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर हमें क्या करना है, रजिस्टेंस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो कनेक्टेड रजिस्टेंस है उसकी हम कुछ वैल्यू को ले सकते हैं। तो अगर मैं रेजिस्टेंस को यहाँ पर सिलेक्ट करूँ और मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को देखिए, जैसे मैं रिड्यूस करूँगा यहाँ पर वैल्यू लिख करके आ रही है 279 ओम का रेजिस्टेंस है। जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को कंट्रोल करने के लिए जो होता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को फिलहाल कम ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू फॉर एन एग्जाम्पल में 100 ओम। मिनिमम मैंने 100 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब ये वोल्टेज जो है, जब मैं इसको वैरी करूंगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू भी लिख करके आएगी वोल्टेज की VDC पे, और यहाँ पर मीटर भी मूव करेगा। मतलब ये जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो जैसे जैसे रिड्यूस कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, और नीचे 0.7 वोल्ट या उससे कम पे ऐसे करते करते 0.2 वोल्ट तक आ गई, और आगे बढ़ाते बढ़ाते इसकी वैल्यू जो है वो कहीं यहाँ पहुँच जाएगी। अब हम करेंगे क्या, हमें ये पता है कि हमारी फॉरवर्ड बायस जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हमने यहाँ पर ड्रॉ करी थी, इसमें दो पॉइंट है। एक है नी वोल्टेज से पहले कम पॉइंट, और एक है नी वोल्टेज के आगे का पॉइंट। नी वोल्टेज से कम मतलब हम कहते हैं कि सिलिकॉन डायोड जो हमने सिलेक्ट किया है, दैट डायोड इज सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड के लिए नी वोल्टेज कितना बताया मैंने, 0.7। मतलब कुछ वैल्यू हम 0.7 से कम वोल्टेज की लेंगे, कुछ वैल्यू 0.7 से आगे के वोल्टेज की लेंगे, और ये देखेंगे कि क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही आती है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू जब सिलेक्ट करी, ओके, तो मैंने अभी यहाँ पर वोल्टेज सिलेक्ट किया, सबसे पहले 0.2 वोल्ट ले लिया, द वोल्टेज इज 0.2 वोल्ट, और इसको मैं ऐड टू टेबल कर देता हूँ। जैसे ही मैं टेबल में ऐड करूँगा तो यहाँ पर लिख करके आ गया कि जो इसकी वैल्यू आएगी। अब मैंने थोड़ा सा इसके वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करके मान लीजिए मैंने पॉइंट मैं ले लिया, ये वैल्यू आ गई। 0.6 थोड़ा और कम करता हूँ, 0.3 लेता है चलिए मैं। व्हाट हैपेंड, what happened here? यहाँ पे इन वैल्यूज़ को जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये वैल्यू इसमें ऐड ऑन होती जाती है। मैं देखिए मैंने इसको ऐड किया, लेट मी ऐड, why it is not adding to a table I don't know, but what happens again, I am selecting the this value 0.6, then DC voltage, यहाँ पे मैंने DC वोल्टेज को वेरी किया, DC वोल्टेज को मैंने वैल्यू सिलेक्ट की 0.5, ऐड टू टेबल, सॉरी फिर से करते हैं एक बार इसको, तो मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पर आते हैं और फॉरवर्ड बाय सिलिकॉन डायोड पे आते हैं। यहाँ पे मैं डायोड सेलेक्ट किया, सबसे पहले मैंने डायोड ले लिया, उसके बाद मैंने इसके रेजिस्टेंस को रखा, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कुछ हम चेंज कर लेते हैं, कुछ वैल्यू समथिंग हमने यहाँ पर ले लिया। फिर हमने इस वोल्टेज को सिलेक्ट किया, वोल्टेज अभी मान लीजिए हमारा 0.2 वोल्ट है, ऐड टू टेबल किया, फिर हमने वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज किया, वेरी डीसी, सेइंग द वेरी डीसी वोल्टेज फ्रॉम देयर आई नीड टू वेरी, ऐड टू टेबल, ये आ गया, ऐड टू टेबल किया हमने, थोड़ा सा किया, फिर ऐड टू टेबल। जितनी बार हम इसकी वैल्यू को अब इंक्रीज कर रहे हैं तो उतना वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे और ऐड टू टेबल करते जाएंगे। अब मैंने वैल्यू को थोड़ा सा और इंक्रीज किया डीसी वोल्टेज का, वो वैल्यू यहाँ पर लिख करके आती जा रही है। नाउ आई एम इंक्रीजिंग द वोल्टेज 0.5, और इंक्रीज करते हैं तो यहाँ 0.591, और इंक्रीज करते हैं तो ये आ गया। नाउ दिस वैल्यू विल बी 0.601, दिस वैल्यू विल बी पॉइंट,
अब देखिए हमने यहाँ पर डायोड के वोल्टेज को एक एक करके वेरी करते गए। इस वाले पार्ट में हमने डीसी वोल्टेज को इंक्रीज करते गए, रेजिस्टेंस को फिक्स कर दिया है और उससे करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज यहाँ पर टेबल में लिख करके आ गई। बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक फिक्स रेजिस्टेंस ले लिया, एक डायोड ले लिया, 2 मीटर लगा दिए और इसके अक्रॉस डीसी वोल्टेज की वैल्यू को हम वेरी करते जा रहे हैं। अब डीसी वोल्टेज को वेरी करने का पर्पज ये है कि हम एक्स एक्सेस पे वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और देखेंगे कि वाई एक्सेस पे कर्व किस तरह का बन के आता है। तो कैलकुलेशन इन्होंने बाई द फार्मूला इन्होंने कैलकुलेशन किया है और ये वैल्यूज यहाँ पे शो करी हुई हैं। और इसके लिए अगर हम चाहें तो प्लॉट भी कर सकते हैं। अगर मैं प्लॉट करूँ तो इस टेबल के करस्पॉन्डिंग एक प्लॉट जनरेट होकर के आएगा, जो प्लॉट यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि इस डायोड की जो प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इसका नी वोल्टेज जो था वो 0.6 या उससे कम था। तो कहता है यहाँ पर जो नी वोल्टेज है कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। नी वोल्टेज से बिलो जो जितने भी हमने वोल्टेज सिलेक्ट करे वहाँ पर करंट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 है। करंट बहुत ही कम करंट है। लेकिन जैसे ही हम इसके नी वोल्टेज से आगे बढ़ते हैं, अब वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज किया और यहाँ पर देखिए करंट कितनी हो गई, इंक्रीज कर गई। करंट कितनी, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट के बीच करंट कितना चाहिए, यहाँ पर करंट कितनी आ गई, करीब करीब 11 एम्पियर करंट। यहाँ पे करंट कितना था, केवल 10 एम्पियर, सॉरी 0 एम्पियर करंट था। तो ये चीज़ टेबल से भी क्लियर है कि 0 फॉरवर्ड वोल्टेज पे करंट 0 था। जब 0.5 किया तो 0.2 हुआ, 0.5 से किया तो 1.3, 1 पॉइंट किया 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5, 6, 7, 9, 10, 11। तो आप यहाँ इस पॉइंट को अगर देखें तो इस पॉइंट से बिलो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट में करंट कितना कम है और अचानक से करंट में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ और वो 11 एम्पियर तक पहुँच गया। तो ये प्रैक्टिकली यहाँ से ये बात ये वेरीफाई होता है। नाउ वी कैन टेक द प्रिंट ऑफ दिस वैल्यू और इसको मैं कहीं पर भी जा करके सेव कर सकता हूँ और सेव करके मैं इसको अपनी रिपोर्ट में लगा लूँगा। तो लेट मी सेव दिस वैल्यू। मैं सेव करके आप लोग के साथ शेयर भी कर दूंगा। अदरवाइज मैं आप लोग के साथ इसको इस प्लेटफॉर्म का जो लिंक है उसको शेयर कर दूंगा। आप लोग इसमें वेरी करके अपने अपने अकॉर्डिंग नए नए वोल्टेज सेलेक्ट करके प्लॉट करिएगा, उस प्लॉट को अपने रिपोर्ट में लगा दीजिएगा। तो एट दिस पार्ट the experiment of the VI characteristics of diode has been completed in the theoretical form as well as considering the experimental format. So if anyone is having any doubt, you may ask please. मैं लिंक इसका अभी आप लोग को दे देता हूँ, आप लोग चैट बॉक्स से ले लीजिएगा इस लिंक को। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी बेटा। ये जो मैंने वर्चुअल लैब बताया ये समझ में आया आप लोग को? यस सर। ओके, वर्चुअल लैब पे पहले भी कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करे हैं आप लोगों ने? किसी और ने कराए वर्चुअल लैब पे एक्सपेरिमेंट किसी और लैब में? नो सर। नहीं कराए हैं? ओके, तो ये मैंने जो लिंक दिया हुआ है ना, इस लिंक को ध्यान से आप लोग कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके अपने पास रख लीजिए और इस लिंक पे जा करके आप वर्चुअल लैब को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने फॉरवर्ड बायस कराया है, आप रिवर्स बायस में भी करिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फॉरवर्ड बायस डायोड, ड्रॉ सर्किट में आ जाएंगे, रिवर्स बायस डायोड आ जाएगा। तो आप एक करके सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करिए और जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा है उसके करस्पॉन्डिंग आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करके रिजल्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। So I think this is enough for this particular part of the lab and the theory session, and you will be able to know about the VI characteristics of the diode and the in the theoretical aspect as well as in the practical aspect. So considering the today class content, we are able to meet the course outcome number. Which course outcome number? We are having we are explain the working principle, construction, application of the transformer. We have already covered. Understand the basic concept of DC, AC, main circuit and complex devices as semiconductor diode and the field effect transistor. So we have covered this part of the course outcome number 2 कि devices such as semiconductor diode. हमने semiconductor diode की properties को आज अपने क्लास में परफॉर्म किया, लाइव परफॉर्म किया और उसको हमने अंडरस्टैंड किया। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। सर क्विज इसकी क्विज इसकी मैं अभी आपको 10 मिनट में बना के देता हूँ। मतलब क्विज आपकी स्टार्ट होगी 4 पे, ठीक है? 15 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं क्विज अभी अपलोड करता हूँ मूडल पे, ठीक है? थैंक यू।